ओके। तो बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। तो पहले हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या उसके अलग अलग तरीके के फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, कौन से ऐसे इंटरमीडियरीज है या कौन से ऐसे एंटिटीज है जो ये म्यूचुअल फंड संभालते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। थोड़े की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, लाइक एनएवी, एयूएम, फंड वैल्यू, राइट, यूनिट्स। तो इसके बारे में देखेंगे क्या है, अलग अलग तरीके के स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, राइट। कोई लमसम इन्वेस्ट कर सकता है, एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, कोई वन टाइम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम लोग वो भी देखेंगे। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कौन से अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। म्यूचुअल फंड चुनने के टाइम पे क्या क्या हमको देखने की जरूरत है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं, कौन से ऐसे उसमें फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं। ओके। उसके बाद अलग अलग एसेट एलोकेशन और वो कैसे करना चाहिए, थोड़े थंब रूल्स देखेंगे हम, कौन से एसेट क्लास में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले विथ म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, तो उसका सेबी रजिस्टर्ड डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड के बारे में, दैट म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट है जो काफी सारे इन्वेस्टर से पैसा पूल करके फंड मैनेजर उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ओके। और ये जो म्यूचुअल फंड का एक प्री स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव वो इन्वेस्टर्स को पसंद आ जाता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो इसमें एक दो कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। पहला है प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स खुद उतने अगर पढ़े लिखे ना हो, खुद के पास उतना नॉलेज ना हो, फिर भी उनको डरने की जरूरत नहीं, वो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास अपना पैसा इन्वेस्ट कर ले। वो पढ़ा लिखा होगा, वो सर्टिफाइड होगा, तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा अलग अलग सिक्योरिटीज। तो ना कि एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा, काफी सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट होगा। ओके। उसके बाद आता है इन अकॉर्डेंस विथ प्री स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज माने ना कि सिर्फ इक्विटीज, ना कि सिर्फ शेयर्स, इसमें बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी कर सकते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी में नहीं, काफी सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा। आगे चलते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड पूल्स इन मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, ये हमने देख लिया, और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी का एक फंड है, फंड का एक फंड मैनेजर है, हु विल इन्वेस्ट मनी। ये काफी सारे अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, मनी मार्केट, अदर सिक्योरिटीज। या तो सिर्फ इक्विटीज में भी कर सकते हैं, 2000 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, या तो सिर्फ बॉन्ड्स में कर सकते हैं, 2000 डेट म्यूचुअल फंड्स, या सिर्फ गोल्ड में कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स, या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन, वो भी कर सकते हैं। तो उसमें इक्विटीज में भी, बॉन्ड में भी और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक बार ऐसे इन्वेस्ट करने के बाद वहां से जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, वो कंपनी को वापस मिलेगा, और वो कंपनी इन्वेस्टर्स में वापस शेयर कर देगी। फंड मैनेजमेंट चार्ज अपना अलग से रखे। ओके। तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। बेनिफिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जब भी हमारे पास और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज है, रियल एस्टेट है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, या फिर क्यों जरूरी है, या बेनिफिट क्या है, क्या ऐसा अलग है म्यूचुअल। एक के बाद एक देखते हैं क्या है। पहला है एक्सेस टू सेवरल सिक्योरिटीज एट वंस। अगर आपके पास फिक्स्ड
इनकम है या फिक्स सेविंग्स है, उससे आपको कोई एक एसेट खरीदना है, या तो आप गोल्ड खरीद पाओगे या इक्विटी खरीद पाओगे। अगर शेयर्स खरीद रहे हो तो लेट्स से 5,000 रुपये आपके पास, तो 500 रुपये का शेयर आप 10 शेयर्स खरीद लोगे बस। तो वो एक ही कंपनी के 10 शेयर्स आपके पास अवेलेबल है, तो अगर वो एक कंपनी अच्छा करेगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर नहीं करेगी तो नहीं, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक साथ बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें से अगर 10 कंपनीज नहीं चली, लेकिन बाकी के अगर 20 कंपनीज अच्छा चल गई, तो वो आपको फिर भी प्रॉफिट बना के दे सकता है, राइट। तो इसीलिए एक्सेस टू सेवरल सिक्योरिटीज, आप एक 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको एक शेयर मिलने के बजाय काफी सारे अलग अलग शेयर्स में आप एक्सपोजर पा सकते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम 10 लोग हैं, 10 लोग अलग अलग से शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो सबको ब्रोकरेज लगने वाला है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगने वाला है, बहुत सारे अलग चार्जेस होते हैं। हर एक को इंडिविजुअली वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो फंड मैनेजर सबका पैसा इकट्ठा करके उसको एक ही बारी में बाय करेगा शेयर्स, तो उनको एक ही बार वो टैक्स या ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से दे अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसका मतलब है बहुत सारे लोगों का एक साथ पैसा आ जाएगा और वो एक ही साथ बल्क में खरीद पाएंगे, उसकी वजह से उनको कॉस्ट कम हो जाए। सो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। उसके बाद आता है नॉलेज और रिसर्च एबिलिटी। हर एक आदमी या औरत के पास नॉलेज नहीं होता, अगर नॉलेज है भी, उनके पास उतना डेटा नहीं है, अगर डेटा भी मिल जाता है तो कभी कभी रिसर्च के सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं मिल पाते, राइट, और उनको पढ़ना कैसे है वो पता नहीं लगता। गलती भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसी फील्ड से नहीं है, कोई और फील्ड से है, तो आपको उतना पता नहीं रहे। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास अपना पैसा दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके बिहाफ पे कहीं पे इन्वेस्ट करेगी या करेगी, जिससे आपको उतना नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्रस्ट द फंड मैनेजर। इसके बाद आता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये हमने बात किया। एक साथ काफी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने से मिलता है आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इंग्लिश में एक कहावत तो सुनी होगी आपने, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो उसकी वजह से आप रिस्क डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है आपको, राइट। तो काफी सारे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की वजह से आपके शायद एक दो अपॉर्चुनिटीज सही से आपको रिटर्न ना दे पाए, लेकिन जो बाकी के बचे हुए इन्वेस्टमेंट से वो आपको रिटर्न दे देते हैं। इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में ही चल सकता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड काफी कन्वीनियंट ऑप्शंस प्रेजेंट करता है लोगों के लिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज है, SIP, SWP, STP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स, ट्रांसफर प्लान्स। तो ये इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि इतनी कन्वीनियंट कैसे है। उसके बाद इसमें टिकट साइज कंस्ट्रेंट नहीं, आपको इसमें कोई मिनिमम अमाउंट, बहुत बड़ा मिनिमम अमाउंट भरना जरूरी नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं MRF का शेयर खरीदना चाहूँ, तो वो चल रहा है एक शेयर 1 लाख रुपए का, तो मैं वो खरीद नहीं पाऊंगा। अगर खरीदूंगा भी तो 1 लाख रुपए देके सिर्फ मुझे एक शेयर मिले। उससे अच्छा है कि मैं कोई 500 रुपए प्रति महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, जो मुझे MRF में एक्सपोजर दे सकता है। MRF के साथ साथ वो काफी अलग अलग कंपनीज में भी मुझे बेनिफिट दे, एक्सपोजर दे सकता है। तो मुझे बेनिफिट भी मिला ग्रोइंग प्राइसेस का, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए देना नहीं पड़ा, मैं सिर्फ 500 रुपए पर महीने से भी काम चला सकता। तो दैट इज अ टिकट साइज कंस्ट्रेंट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से नहीं रहता। और कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है। फाइनली एफर्ट और टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके लिए आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिस सेक्टर कहीं और काम करते हो, आपका बेसिक काम कुछ और है, तो उसके अलावा इसमें उतना टाइम देना और एफर्ट देना काफी मुश्किल हो जाए। लेकिन आपके लिए कन्वीनियंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड, जो मिनिमम एफर्ट जो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चुनने में लगता है,
और मिनिमम टाइम जो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करने में लगता है, इतने में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो एफर्ट, टाइम और नॉलेज, तीनों आप म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है उनके ऊपर सौंप सकते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे ये तीनों चीजें कर लेंगे। आपको सिर्फ चुनना है म्यूचुअल फंड मैनेजर को, म्यूचुअल फंड को, और उसको मॉनिटर करते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो म्यूचुअल फंड अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो वो स्टॉक प्राइस के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। अगर वो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड का एनएवी भी बढ़ेगा या घटेगा। तो ये एनएवी क्या है? एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत है। अगर मैं एक शेयर बाय करता हूं तो मुझे एक शेयर मिल जाता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जानने के लिए आपको मिलते हैं यूनिट्स। तो अगर एक कोई नया म्यूचुअल फंड आया है जिसका एनएवी है 10 रुपीज, तो आप उसमें 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपको 10 यूनिट्स मिल जाते हैं। तो वो 10 यूनिट्स आप अपने पास रखोगे। तो जो म्यूचुअल फंड है उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वो शेयर के प्राइस ऊपर चले गए तो म्यूचुअल फंड का एनएवी भी बढ़ गया। अगर एनएवी बढ़ जाता है उसकी वजह से आप हायर एनएवी पे आपके यूनिट्स बेच पाएंगे। तो इन्वेस्टर के लिए ये एक प्रॉफिट सिचुएशन हो जाएगा। अगर स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं तो एनएवी भी गिर जाएगी और इन्वेस्टर के लिए उस टाइम में लॉस का सिचुएशन आ जाता है। राइट? तो वेरी सिमिलर टू अ शेयर, लेकिन इसमें एक शेयर नहीं है, काफी सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज या काफी सारे अलग शेयर्स हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और उसी की वजह से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द स्टॉक प्राइस, उस स्टॉक प्राइस का एवरेज है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो वो अगर अच्छा करेगा तो एनएवी भी अच्छा करेगा। वैसे ही चलता है। अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन से एंटिटीज है, कौन कौन म्यूचुअल फंड संभालता है, या कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं। म्यूचुअल फंड में मेनली ये सारे एंटिटीज अवेलेबल है। तो स्पॉन्सर वो होता है जो पहले म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो स्पॉन्सर को एक म्यूचुअल फंड लेके आना है मार्केट में, तो वो एक म्यूचुअल फंड बनाएगा या फिर ट्रस्टीज को अपॉइंट करेगा। ओके, सो स्पॉन्सर का एक कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उनका नेटवर्थ होना चाहिए। उसके बाद वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। ओके, उसके बाद स्पॉन्सर और ट्रस्टीज दोनों मिलके एक एएमसी को अपॉइंट करते हैं टू मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक म्यूचुअल फंड को लेके आएगी, उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका जो डे टू डे एक्टिविटीज रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा, जो सर्विसिंग का रहेगा, उन सबको मैनेज डे टू डे करने के लिए एएमसी को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद जो ट्रस्टीज होते हैं वो द वॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोच के वो कंपनी में म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करते हैं। स्पॉन्सर कंपनी के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं। उसके बाद ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं कस्टोडियन को। सो द कस्टोडियन विल हैव कस्टडी ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज दैट आर परचेस्ड। जो भी म्यूचुअल फंड के पैसों से खरीदा जाता है वो सब कस्टोडियन के कस्टडी में रहता है, ताकि उसका कंपनी या फिर फंड मैनेजर कोई और इस्तेमाल ना कर सके। ठीक। उसके बाद आता है एएमसी जो अपॉइंट करता है आरटीए को, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। तो एएमसी या तो खुद सारे काम कर सकती है ऑपरेशंस का, या फिर वो आरटीए को अपॉइंट कर सकती है, ताकि वो खुद नए प्रोडक्ट्स लाने में और ज्यादा परफॉर्मेंस लाने में फोकस कर सके। ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरीज तो है इन्वेस्टर्स। तो जैसे हमने बात किया था, स्पॉन्सर ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है, कंपनी जो होता है, वो एक एज अ ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है, गवर्नड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। उसके बाद ट्रस्टीज और स्पॉन्सर के बीच में एक ट्रस्ट डीड साइन होता है। ओके, उसके बाद आते हैं बेनिफिशियरीज, दोज आर द इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ये उनको बेनिफिट मिलेगा। डे टू डे मैनेजमेंट होता है स्कीम्स का, वो मैनेज करता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कस्टडी को
कस्टोडियन को स्कीम्स के जो एसेट्स हैं वो कस्टडी में रखना होता है। एएमसी अगर आरटीए का अपॉइंट करता है तो वो रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को मेंटेन करके चलता है, किसने कितना इन्वेस्ट किया, किसके पास कितने यूनिट्स है, अलॉट करने हैं, रिडीम करने हैं, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट्स जनरेट करेंगे और इन्वेस्टर्स को देंगे। ठीक है, दैट इज डन बाय द आरटी। इसके अलावा और भी एंटिटीज होते हैं और भी टीम्स होते हैं। तो देर इज द कंप्लायंस टीम, जो पूरा सेबी रिलेटेड जो रेगुलेशंस है वो उसका पालन हो रहा है या नहीं ये चेक करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे। दोज आर द कंप्लायंस टीम। उसके बाद आता है फंड मैनेजमेंट टीम। फंड मैनेजमेंट टीम में तीन हिस्से होते हैं। पहले होते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट पूरे इकोनॉमी में या फिर पूरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज अगर उनको पसंद आ जाते हैं तो वो फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर आर द सेकेंड पार्ट। तो फंड मैनेजर के पास वो अपॉर्चुनिटी आती है, वो फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग से उनको इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना है या निकलना है, ये दोनों का वो देते हैं ऑर्डर आगे डीलर को। तो वो डीलर ये सारे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। विड्रॉ करना है और इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है अपॉर्चुनिटीज, तो उन सारे डीलर्स ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो ये तीन हिस्सेदारी हो गई। एनालिस्ट जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लाते हैं, फंड मैनेजर जो अपॉर्चुनिटी इवेल्युएट करते हैं, और डीलर्स जो ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज एंड ऑपरेशंस। कस्टमर सर्विसेज क्लाइंट्स के कंप्लेंट्स को मेंटेन करके उनको उसका रेजोल्यूशंस देते हैं। ऑपरेशंस टीम वो रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स टीम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है म्यूचुअल फंड के। उसके बाद अकाउंट्स एंड काफी सारे अलग टीम्स भी होते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट आर द वंस ऑन द लेफ्ट। ये जो लेफ्ट में स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी रहेंगे इसमें, बोर्ड ऑफ सॉरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो ये सारे मेन हो। अब आगे देखते हैं कि थोड़े टर्मिनोलॉजीज। नेट एसेट वैल्यू क्या है ये हमने डिस्कस किया था। नेट एसेट वैल्यू एक एवरेज होता है। लेट्स से वेरी सिंपल एग्जांपल, एक एवरेज होता है सारे प्राइसेस का जहां जहां पे उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। ओके, तो जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है उनको हम लोग यूनिट होल्डर बोलते हैं, क्योंकि वो जैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एनएवी के हिसाब से उनको यूनिट्स मिलते हैं, और उनको वो यूनिट्स अपने स्टेटमेंट में दिखते हैं। तो म्यूचुअल फंड को, या फिर वेरी टू बी वेरी स्पेसिफिक, द फंड अकाउंटेंट, उनको कैलकुलेट करना होता है रोज एनएवी क्या है और पब्लिश करना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है उन सब का करंट मार्केट प्राइस लेके उसका एवरेज निकाल के अकॉर्डिंग टू द वेटेज एनएवी रोज फ्लक्चुएट होता है या रोज डिक्लेयर होता है। तो एनएवी कैसे निकलता है? एनएवी इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट्स हमको कैसे मिलेगा? जितना भी मार्क टू मार्केट वैल्यू है जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हुआ है उसका, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आने वाला होगा उसका, उसमें से कॉस्ट और एक्सपेंसेस को हटा देंगे, इससे आपको मिलेगा नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग, जितने भी यूनिट्स हैं अभी मार्केट में उसके वो नंबर से आप डिवाइड कर दोगे नेट एसेट्स को, उससे आपको कंपनी सॉरी म्यूचुअल फंड का एनएवी। ठीक है, तो ये एनएवी फ्लक्चुएट होता रहता है, इसको आप मार्केट प्राइस समझ लो म्यूचुअल फंड का, एक यूनिट का मार्केट प्राइस। आगे आते हैं यूनिटाइजेशन पे। तो ये हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस गेट यूनिट्स। जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो प्रिवेलिंग एनएवी है उस हिसाब से उनको यूनिट्स एलोकेट होते हैं। तो वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे आप अगर एनएवी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा फंड वैल्यू। तो ये इन्वेस्टर्स के हिसाब से, इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव है। अगर फंड वैल्यू जानना है, मैंने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, मुझे 10 रुपए एनएवी पे 10 यूनिट्स मिले। एक साल बाद वो एनएवी ऊपर चला गया, 20 रुपए हो गया था, तो मैंने आज
मुझे आज बेचना था, तो मैंने 10 यूनिट 20 रुपए पे बेचे, 20 पर यूनिट पे, तो मेरा फंड वैल्यू था 200 रुपए, तो मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ। आगे चलते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, प्रोसेस क्या होता है, कैसे बिगिन होता है। परचेजिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड खरीदने से ही चालू होता है। एक एनएफओ आता है मार्केट में, दैट इज द न्यू फंड ऑफर। 15 दिन के लिए वो खुला रहता है, कोई भी आके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट होता है वो 10 रुपीज एनएवी से, 1 यूनिट 10 रुपीज वैल्यू होता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड अगर है तो वो सब टाइम के लिए खुला रहता है। अगर एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको आप कभी भी बेच सकते हो, कंपनी खुद आपसे वो यूनिट्स खरीद लेगी और आपको पैसा देगी। अगर एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है तो आपको कंपनी से खरीदना पड़ेगा, आप रखोगे। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको विड्रॉ करना है, तो आपको जाके स्टॉक एक्सचेंज पे उसको बेचना पड़ेगा, कंपनी आपसे वापस नहीं करेगी, इसीलिए उसको क्लोज एंडेड फंड। ओके। लेकिन लिक्विडिटी तो अवेलेबल है, कभी भी आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, लेकिन कंपनी वापस बाय नहीं करेगी, आपको कोई और बायर को जाके सेल करना पड़ेगा। दैट इज रिकॉल्ड ऑल्सो रिडेम्पशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज विड्रॉइंग ऑफ योर फंड्स। काफी सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन है इसमें, दैट इज द SIP, SWP, STP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं SIP से। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये ऐसा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जिससे आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटा अमाउंट हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन एक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज SIP। तो अगर आपको पता नहीं है कि आगे जाके मार्केट कैसा होने वाला है, तो आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा, हर एक टाइम में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होगा, तो आपको सारे प्राइसेस का बेनिफिट मिल जाएगा, और आपका इतना बड़ा अमाउंट भी एक साथ इन्वेस्ट नहीं होगा, तो यू आर नॉट एट अ रिस्क। उसके बाद आता है SWP। तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए होता है जिनको एक इनकम की जरूरत होती है, सेकेंडरी इनकम की। तो वो इन्वेस्ट करते हैं एक म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर देते हैं। तो हर हफ्ते, हर महीने एक सर्टन अमाउंट म्यूचुअल फंड से अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उल्टा है, SIP का उल्टा। SIP में आपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, SWP में आपने थोड़ा थोड़ा विड्रॉ किया। उसके बाद आता है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये वो तरीका है जो एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका। अब SIP में आपने अपने खुद के अकाउंट से एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, SWP में आपने म्यूचुअल फंड से अपने अकाउंट में वापस पैसा विड्रॉ किया। STP में आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करते हो। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिएगा कि आज मार्केट्स बहुत वोलेटाइल चल रहे हैं, अगले 2-3 दिन में आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट बचा हुआ है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है। आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन आगे आने वाले 1-2 दिन काफी ऊपर नीचे होने वाला है, तो इसलिए आपको पूरा इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना नहीं है। लेकिन आपको बाहर अपने सेविंग अकाउंट में भी ये पैसा नहीं रखना, इसलिए आप क्या करते हो, आप एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो सेविंग अकाउंट से और FD से तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देता है आपको, और लिक्विड भी होता है। और वहां से आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करोगे, अगले 1-2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके आप वो इक्विटी फंड में एक SIP करते हो। तो एन STP इज एन SIP फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर म्यूचुअल। ओके। उसके बाद आता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट तो सबको पता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बड़ा अमाउंट हो सकता है, छोटा अमाउंट हो सकता है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इससे अगर आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, हाउ इज इट गोइंग टू बी, अगर सिर्फ ऊपर ही जाने वाला होगा तो एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ओके, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के। आगे चलते हैं।
तो एसआईपी की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो एसआईपी के द्वारा अगर इन्वेस्ट करने से आपको एक दो बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला उनमें से है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओगे, वो एंड में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका हो। उसमें दूसरा चीज जो बेनिफिट है, दैट इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो इसका क्या मतलब? तो मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले महीने में अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 10 रुपीज एनएवी के हिसाब से आपको 500 यूनिट्स। तो ये जो ब्लू कलर के कॉलम दिख रहे हैं, बार्स दिख रहे हैं, वो यूनिट्स हैं। जो ये येलो कलर का लाइन है जो ऊपर नीचे जा रहा है, दैट इज द एनएवी। तो 10 रुपी एनएवी आपको 500 यूनिट दे देती है, क्योंकि आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अगले महीने में एनएवी बढ़ के 10.60 हो गया है, तो इस महीने आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि 5,000 डिवाइडेड बाय 10.60 आपको 471 यूनिट्स मिलेंगे। अगले महीने 9.60 हो चुका है एनएवी। तो एनएवी जो फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो उसके बेसिस पे आपको कभी ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, कभी कम यूनिट्स मिलेंगे। जिस बार एनएवी बहुत नीचे चला गया, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। उसके बाद जब रिकवर हो जाता है मार्केट, तब आपका एवरेज एनएवी लाइन कुछ ऐसा रहे। तो बहुत सारे अलग अलग टाइम में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपका जो पर यूनिट कॉस्ट होता है उसको कम कर देता है, उसको नीचे खींच के लेके आता है। क्यों? क्योंकि आप एक ही बारी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, काफी सारे लो पॉइंट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, हाई पॉइंट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। उसकी वजह से आपको यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं कभी, और आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर आपने 60,000 रुपीज एक साथ इन्वेस्ट कर दिया होता लंप सम, तो पहले ही दिन में आपको 10 रुपीज एनएवी के हिसाब से 6,000 यूनिट्स। करेक्ट। लेकिन बिकॉज हमने यहाँ पे एसआईपी मोड के द्वारा इन्वेस्ट किया है, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है, किया तो 60,000 ही इन्वेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 6,072 आपको यूनिट्स मिलेंगे। आपका पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। 10 रुपीज एनएवी से नीचे आके कुछ 9.8 के हिसाब से आपको कॉस्टिंग आ जाएगी। तो इसमें आपका बेनिफिट ही है, राइट। वो होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। बेसिकली आपका पर यूनिट कॉस्ट एवरेज आउट करके नीचे लेके आता है, कम करके आता है। आगे चलते हैं, सिंपल एसआईपी का एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। वेरी सिंपल। 10,000 रुपये प्रति महीने एसआईपी कर दिया 30 साल के लिए। तो एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते रहोगे। अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा, वैसे आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो अगर इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या फिर एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, ताकि जब ये इनकम बंद हो जाएगा, तभी भी आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलो। तो अगर ये एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, तो कितने से बढ़ाएंगे? चलिए 500 रुपये से बढ़ा देते हैं। तो पहले साल 10,000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट किया, दूसरे साल 10,500 प्रति महीना कर दिया, तीसरे साल 11,000 कर दिया। तो हर साल 500 रुपये से बढ़ाते जा रहे हैं। दिस इज द ग्रोइंग एसआईपी कॉन्सेप्ट, दैट इज टॉप अप एसआईपी। अब इसका बेनिफिट क्या है, या फिर इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो देखते हैं हम। तो एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एसआईपी का अमाउंट था 10,000 रुपये। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख लिए 12% पर एनम पे। कोई ऐसे प्रोडक्ट में या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो हमको 12% पर एनम देने वाला है। तो सिंपल एसआईपी के हिसाब से, अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो आपका कॉर्पस हो जाता है 22,40,000। लेकिन वही चीज अगर हर साल आपने सिर्फ एक 500 रुपए की बढ़त की, दैट इज द ग्रोइंग एसआईपी, टॉपअप किया आपने, तो आपका 22 लाख के जगह पे 26 लाख हो जाएगा। 4 लाख का आपको एक्स्ट्रा कॉर्पस तैयार हो रहा है। ये 10 साल में। 20 साल में, 20 साल में आपका 10,000 रुपीज का जो एसआईपी है, 20 साल में उसका
कॉर्पस हो रहा है 91,98,000। सो इन सिंपल एसआईपी 20 सालों में अगर आपने एसआईपी किया है 10,000 प्रति महीना, सिंपल एसआईपी के हिसाब से आपका कॉर्पस जमा हो रहा है, दैट इज 91,98,000। तो वही उसी में आपने अगर 500 रुपए की बढ़त की हर महीने हर साल, तो आपका कॉर्पस बन जाता है 1,19,66,00,000। तो ये डिफरेंस है, ये उसमें इम्पैक्ट जो आपको दिख रहा है। वही चीज आप 30 साल के लिए देखिए। 30 सालों में अगर एक सिंपल एसआईपी करते हैं तो जमा हो जाएगा अराउंड 3,08,00,000। वही चीज अगर आपने हर महीने हर साल 500 रुपए की बढ़त की है, तो वही कॉर्पस बन जाएगा 4,20,00,000। तो 1 करोड़ की बढ़त है सिर्फ 500 रुपए के चेंज की वजह से। तो ये है द टॉप अप कॉन्सेप्ट, टॉप अप इन वेल्थ क्रिएशन ऐसा। ठीक है? तो ये 10 साल, ये 20 साल, ये 30 साल, ये कोई फाइनेंशियल गोल्स को सिग्निफाई करता है। तो 10 सालों में बच्चे का एजुकेशन, 20 सालों में बच्चों का मैरिज, 30 सालों में रिटायरमेंट। तो इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो इतने कम अमाउंट से स्टार्ट करके, बस वो स्मार्टली करना है। अब आ जाते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट टाइप्स में। स्टार्टिंग पहले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, एक है ग्रोथ म्यूचुअल फंड, दूसरा है आईडीसीडब्ल्यू, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। तो ये डिविडेंड म्यूचुअल फंड होता है। ग्रोथ म्यूचुअल फंड आपको क्या देगा? आपको डिविडेंड नहीं देगा। वो पैसा वापस खुद उस म्यूचुअल फंड में और उस शेयर्स में वापस इन्वेस्ट करेगा, जो भी डिविडेंड का पैसा आता है उससे कंपनी उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएगी और प्रॉफिटेबल हो पाएगी। तो वो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन करके देगा ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स है वो आपको डिविडेंड्स ऑफर करेंगे। तो वो आपको इनकम के, जिसको इनकम की जरूरत है वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जो हमने डिस्कस किया है। कभी भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, कभी भी इसमें विड्रॉ कीजिए और पैसा लेके जाइए। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कंपनी से आप यूनिट्स खरीद लेते हो, लेकिन कंपनी आपको वापस नहीं खरीदती, कंपनी आपसे वापस नहीं खरीदती। तो ऐसे केसेस में यू विल हैव टू सेल इट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाके कभी भी आपको पैसे की जरूरत लगी तो उस टाइम पे आपको जाके स्टॉक एक्सचेंज पे आपके यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं इंटरवल स्कीम्स। इंटरवल स्कीम्स क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जहां पे आपने इन्वेस्ट किया, अब आपको स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना पड़ रहा है। लेकिन एक छोटे इंटरवल में कंपनी ओपन कर देती है कि आपसे खुद वो खरीद ले। तो एक छोटा इंटरवल होता है, उस टाइम पीरियड में कंपनी आपसे वो यूनिट्स वापस खरीदने का ऑप्शन देती है। ठीक है, दैट इज बाय द स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है बाय मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। तो एक्टिव फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो फंड मैनेजर बहुत एक्टिवली मैनेज करता है और वो हमेशा बेंचमार्क को बीट करने के हिसाब से ही मैनेजमेंट करता है। तो उनको कोई ऑप्शंस दिख गए, अपॉर्चुनिटीज दिख गए, इमीडिएटली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कहीं किसी में से बाहर निकल जाएंगे। तो वो बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं। अगर बेंचमार्क निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 ने अगर 15% रिटर्न दिया है तो ये एक्टिव फंड ट्राई करेगा कि वो 16% या 17% रिटर्न दे। उसके बाद आता है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स बहुत सिंपल होते हैं, वो बस एक बेंचमार्क को मिरर करते हैं। उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर का ज्यादा कुछ एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता, इसीलिए उसको पैसिव फंड बोलते हैं। तो अगर एक बेंचमार्क 15% रिटर्न दे रहा है तो पैसिव फंड 14% या 15% ही रिटर्न देगा। जितना बेंचमार्क देगा उतना ही पैसिव फंड ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उतना चेंजेस उसमें अलाउड ही नहीं है। और जैसा बेंचमार्क है वैसा ही पैसिव फंड रहेगा, उसी को मिरर कर। उसके बाद आ जाता है म्यूचुअल फंड्स बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से भी कैटेगरी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है या डेट फंड्स है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करेगा।
मनी मार्केट फंड्स हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी में भी डेट में भी करेगा, राइट, दोज आर हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में अगर किया तो हाइब्रिड फंड्स। ओके, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू कहाँ पे इन्वेस्ट करना उस हिसाब से। अब आ जाते हैं अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ग्रुप्स पे। इक्विटी स्कीम से 11, ये सेबी के हिसाब से दिए गए हमको नंबर्स हैं। डेट को 16 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। हाइब्रिड स्कीम्स होते हैं 6। उसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होते हैं 2। उसमें एक चाइल्ड एजुकेशन का प्लान आ जाता है, एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद अदर स्कीम्स। अदर स्कीम्स में हमारे फंड ऑफ फंड्स आ जाते हैं, जो फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अलग म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, इंडेक्स फंड्स। तो आज हम लोग सिर्फ ये जो 11 इक्विटी स्कीम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी का एबिलिटी दिखाता है कि वो कितना पैसा मार्केट से उठा सकता है। मतलब अगर कोई एक बड़ा कंपनी है जिसका बहुत अच्छा नाम है, तो वो अगर कंपनी मार्केट में आती है और बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे शेयर्स देने हैं, तो बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदने को आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा मार्केट उतना पैसा देगा, उतना कंपनी पैसा रेज कर पाएगी और वो लार्ज कैप कैटेगरी में चली जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन वही होता है कि जितना ज्यादा अमाउंट या फिर एबिलिटी ऑफ दैट कंपनी टू रेज फंड्स इन द मार्केट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है, तो इनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, रैंकिंग 1 to 100 के बीच में। दूसरा आ जाता है मिड कैप कंपनीज। ये 101 to 250 इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग होता है, उनको हम लोग मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। लार्ज कैप कंपनीज बहुत बड़े कंपनीज होंगे, सबसे अच्छा ब्रांड नेम होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, और इनका फेल होने का चांसेस बहुत कम होगा, तो सेफ होगा। मिड कैप कंपनीज ऐसे कंपनीज होंगे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मिड कैप कंपनीज रिस्की भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं। 250 के बाद आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। इनको हम लोग 251 एंड ऑनवर्ड्स सारे जो लिस्टेड कंपनीज है उसको स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। ये मिड कैप से भी थोड़े ज्यादा रिस्की हैं, लेकिन वो रिटर्न्स भी वैसे ही ज्यादा दे सकते हैं। ओके, उसके बाद ये अनलिस्टेड कंपनीज है जो अभी तक लिस्ट भी नहीं हुए। तो इसके बेसिस पे हम लोग अपने आगे के म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज भी देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, इंडिया में जो सबसे बड़ा कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 16 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ उसने मार्केट से पैसा उठाया है। कौन सा कंपनी है मैं नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ओके, तो लार्ज कैप कंपनी है, फर्स्ट है इंडिया में। तो दिस इज लार्ज कैप, मिड कैप्स एंड स्मॉल। अभी देखेंगे कि ये कैसे हम कैटेगराइजेशन में लेके आएंगे। तो इक्विटी स्कीम्स है हमारे पास अलग अलग, राइट, अकॉर्डिंग टू सेबी। ये होता है एक मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड हर एक कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करेगा और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेगा। तो अगर किसी को कम अमाउंट में तीनों कैटेगराइजेशंस का बेनिफिट चाहिए या फ्लेवर चाहिए, वो एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैपिटलाइजेशन में हमेशा मिनिमम 25% तो रखना ही है। 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप एंड 25 स्मॉल कैप। उससे कम नेट एसेट्स का वैल्यू नहीं जा सकता। ओके, इसकी वजह से क्या होता है,
जो मार्केट में अलग अलग कैपिटलाइजेशन या फिर अलग अलग साइकिल्स आते हैं, स्मॉल कैप साइकिल, जब 3 महीने के लिए स्मॉल कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लार्ज कैप्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं, कभी मिड कैप परफॉर्म करते हैं, लार्ज कैप नहीं करते। तो ऐसे केसेस में यहां से पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शन म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास नहीं है। वो फंजिबल नहीं है। वो फिक्स्ड मिनिमम 25% स्मॉल कैप में रहना ही चाहिए। अगर लॉस भी कर रहा है तो भी मिनिमम 25% रहना ही चाहिए। तो इसी का एक वन स्टेप अहेड हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज अ फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड 65% इक्विटी इक्विटी रिलेटेड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करेगा। और जो 100 रुपीज इस फंड में आएगा, उसमें से पूरा 100 रुपीज वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। कभी अपॉर्चुनिटी लगा पूरा 100% मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, कभी लगा पूरा 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो फंड मैनेजर इसको चेंज करते रह सकते हैं। इसीलिए इसको फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। अगर लगा कि अभी मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है, लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप स्टॉक्स काफी सेफ होते हैं अकॉर्डिंग टू स्मॉल कैप फंड्स, एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। तो पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा दिया। बाद में लगा कि स्मॉल कैप में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो पूरा 100% भी लार्ज कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट कर सकते, द फंड मैनेजर टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लेक्सी कैप से आगे बढ़ते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड 80% ऑफ टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए इसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं। एक दूसरे फंड से, दैट मिड कैप या स्मॉल कैप फंड से काफी सेफ रहेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज, जो बड़े कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कंपनीज थोड़े बहुत अच्छे पीक पे होते हैं अपने मार्केट साइकिल्स के। तो 80% इन्हीं में जा रहा है, तो इट्स प्रीटी मच सेफ। लेकिन डिसेंट रिटर्न यहाँ से आपको जनरेट हो सकता है। उसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें 35% लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, 35% मिड कैप में इन्वेस्ट होता है। तो जिसको लार्ज कैप फंड्स का सेफ्टी भी चाहिए और जिनको मिड कैप फंड्स का थोड़ा ग्रोथ भी चाहिए, वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जिससे उनको सेफ्टी भी मिल जाएगा और थोड़ा ग्रोथ भी मिल जाएगा। लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड पे। तो 65% मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है, इक्विटी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो मिड कैप में लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क रहेगा, लार्ज एंड मिड कैप से भी थोड़ा ज्यादा रिस्क रहेगा, और रिटर्न्स मिलने की भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो ये इंटरमीडिएट लेवल इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। इसमें रिस्क काफी ज्यादा रहेगा क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद रिटर्न्स मिलने का भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, मिड कैप से भी ज्यादा। फिर बात करते हैं डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। डिविडेंड यील्ड फंड एक ऐसा स्कीम है जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे, और ये म्यूचुअल फंड भी डिविडेंड जनरेट करेंगे। जितना ज्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक, उतना वो इस डिविडेंड यील्डिंग फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये डिविडेंड यील्डिंग फंड ऐसे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड्स देते हैं। ओके, तो जिनको इनकम की जरूरत है, जिनको डिविडेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू फंड एक ऐसा स्कीम है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आज आपने कुछ ऐसी चीज खोज निकाली है जिसका अभी तक बाकी लोगों को वैल्यू पता नहीं चला। तो डाउन द लाइन 6 मंथ्स सबको इसका वैल्यू पता लगने वाला है, लेकिन आपने आज ही इसको खरीद के रख लिया अपने पास, राइट। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आपने वो छुपा हुआ वैल्यू ढूंढ के आपने उसमें इन्वेस्ट किया। बाद में जब सबको इसका वैल्यू पता लगेगा, तो आपका जो खरीदा हुआ शेयर है या जो प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा।
तो इसी हिसाब से इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस स्कीम इन्वेस्ट करता है। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जहां पे उनको दिखता है कि बहुत बड़ा वैल्यू प्रपोजिशन है आने वाले दिन। ओके। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रा फंड। तो वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड दोनों काफी लोग एक साथ बात करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। कॉन्ट्रा फंड एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करता है। ठीक है। क्या है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में चलता है, बाकी दुनिया जैसे कर रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो अगर सब लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कॉन्ट्रा फंड उसको खरीद लेगा, या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो आदमी या औरत उसको खरीद लेंगे। अगर सब लोग उसको खरीदना चाहते हैं या सब लोग उसको बाय करना चाहते हैं तो द कॉन्ट्रा फंड विल सेल इट। तो एक कोई ऐसा स्टॉक है जो कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, उस टाइम में व्हेन एवरीवन इज इन लिविंग इन फियर, कॉन्ट्रा फंड उस स्टॉक को बाय कर देगा। जब सब लोग बहुत ग्रीडी हो जाएंगे, सब बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे खरीदना चाह रहे होंगे, उस टाइम पे कॉन्ट्रा फंड बेच देगा। ओके, सो दैट इज द कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, गोइंग ऑपोजिट टू व्हाट एवरीवन इज डूइंग। उसके बाद बात करते हैं फोकस फंड के बारे में। ये एक ऐसा स्कीम है जो सिर्फ 30 कंपनीज या 30 अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी सारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो आराम से 70-80 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। उससे क्या मिलता है? उनको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। उससे अगर 50 या 60 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, बाकी के 20 कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, फिर भी उनका प्रॉफिट में ही रहेगा, रिटर्न तो आएगा। लेकिन एक डिसएडवांटेज इतना होता है कि वो जो 20 कंपनीज का लॉस है वो पूरे एवरेज को नीचे खींचता है। तो ये ना होने के कारण फोकस फंड आया है मार्केट में। फोकस फंड क्या करता है? सिर्फ 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये 30 स्टॉक्स बहुत अच्छे से रिसर्च करके उनको ढूंढ के निकाल के रखा हुआ होता है इस फंड में। यहाँ पे कोई बफर नहीं होता। तो अगर ये 30 स्टॉक्स ने परफॉर्म किया तो अच्छा है, अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो ये फोकस फंड भी लॉस में जा सकता है। तो ये काफी रिस्की होता है बाकी के फंड से, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बना के दे सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 30 ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो 100% पता होगा कि ये रिटर्न्स देंगे। उसके बाद आते हैं सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। सेक्टोरल फंड एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, वेरी सिंपल। थीमेटिक फंड एक थीम को पकड़ के चलता है। तो जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी एक थीम है। अब उस थीम में कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, डिजिटाइजेशन, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस सब आ जाता है। तो जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी आने वाले 10 सालों में इंडिया को बड़ा बनाने के बारे में जो स्टोरी है, उस स्टोरी के हिसाब से जहां जहां इन्वेस्ट करने की जरूरत है वहां वहां ये थीमेटिक फंड इन्वेस्ट करे। तो इनमें से काफी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सेक्टरल फंड सिर्फ सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, थीमेटिक फंड कहीं भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द थीम। उसके बाद फाइनली लास्ट वन, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। 80% इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करता है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन बेनिफिट इसमें यह है कि इसमें टैक्स बेनिफिट होता है। अप टू 1,50,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80C आप अपने इनकम से कम कर सकते हो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो। ओके, जिससे आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। ये हो गए हमारे अलग अलग स्कीम्स, इक्विटी स्कीम्स, 11 इक्विटी स्कीम्स देखे हमने। इसके बाद आते हैं क्या देखना चाहिए एक म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले, और म्यूचुअल फंड को चुनने के बाद उसको देखने के लिए कि वो सही है या नहीं। स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले क्या देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर म्यूचुअल फंड कैपिटल अप्रिसिएशन देने वाला है और आपका ऑब्जेक्टिव इनकम लेना है, तो ये आपका और उसका मिसमैच होगा। करेक्ट।
तो इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना चाहिए। उसके बाद आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना, लेकिन आपने एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है जहां पे रिस्क काफी ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट रिस्क। करेक्ट। इसीलिए अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, जिससे आपको जल्दी पैसा विड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े या पैनिक सेलिंग करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद टाइम होराइजन, अगेन द सेम थिंग। अगर आपको 10 सालों में पैसे की जरूरत है तो 10 साल के बाद ही निकालने की नौबत आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आप कैपिटल अप्रिसिएशन वाले म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको 10 साल बाद रिटर्न्स बना के देंगे, बीच में कभी आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, या आप कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। ओके, तो ये इन जनरल ओवरऑल म्यूचुअल फंड कैसे चुने। उसके बाद म्यूचुअल फंड चुनने के पहले क्या क्या देखना जरूरी है। पहला देखना जरूरी है उसका बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क के हिसाब से ही चल रहा है, अपने पियर्स के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी के रेंज में कौन से अलग म्यूचुअल फंड्स है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है सेम कैटेगरी में, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद आता है द एएमसी ट्रैक रिकॉर्ड, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, एयूएम कितना है उस म्यूचुअल फंड में, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कितने लोगों ने ट्रस्ट दिखाया इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, दैट इज व्हाट यू गेट एयूएम। एक्सपेंस रेशियो कैसा है, कम है ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो तो कम होना चाहिए, आप इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होता है। कंसिस्टेंसी कैसा है म्यूचुअल फंड में, हर साल ये 10% का रिटर्न दे रहा है, कभी कभी 20 दे रहा है, कभी कभी 50 दे रहा है, कभी कभी 100, कभी -40, ऐसे नहीं चलेगा। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी, देयर शुड बी स्टेबिलिटी, राइट। सो दैट शुड बी सीन। उसके बाद म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, ये भी देखने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा और भी सारे रिस्क पैरामीटर्स है जो चेक करते हैं आफ्टर इन्वेस्टेड इन दैट म्यूचुअल फंड, की उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ओके, तो उसमें से काफी सारे, ज्यादा हो तो बेहतर होते हैं, हायर द बेटर, कभी कभी लोअर द बेटर भी होते हैं। तो एक के बाद एक देखते हैं कौन से ऐसे रिस्क पैरामीटर्स हैं। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो पिछले इतने सालों में जो रिटर्न मिला है उससे इस साल कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना डिविएट हो रहा है, ये वो दिखाता है। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो कम होना चाहिए, सो इसीलिए लोअर द बेटर। उसके बाद बीटा, ये बेंचमार्क के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड कितना सेंसिटिव है। तो अगर बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है और आपका म्यूचुअल फंड 20% से ऊपर जाता है, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो बीटा वहां पे 2 है। लेकिन अगर बेंचमार्क 10% से गिरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी 10%, 20% से गिरेगा, राइट। सो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, इसीलिए बीटा थोड़ा बीच में आ जाता है, राइट। हायर द बेटर भी नहीं बोल सकते, लोअर द बेटर भी नहीं बोल सकते, डिबेटेबल होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद पोर्टफोलियो पी, पी होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, राइट। तो ज्यादा होना चाहिए, अर्निंग्स ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए पी रेशियो कम होना चाहिए, या डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस थोड़ा रिलेटिवली ओके होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो पी सारे शेयर्स का पी का एवरेज होता है जो भी पोर्टफोलियो में है। ओके, तो इट शुड बी मीडियम। सर कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, अल्फा ज्यादा होना चाहिए, बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया तो अल्फा जनरेट हो गया, तो अल्फा शुड बी हायर द बेटर। शार्पे रेशियो शुड बी हायर द बेटर। शार्पे रेशियो आपको क्या दिखाता है कि पर यूनिट रिस्क जो ये फंड मैनेजर ने लिया है उसके लिए उसने कितना रिटर्न्स बना के दिया है। बेमतलब का ज्यादा रिस्क का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको रिटर्न्स मिल जाएगा, तो बेमतलब का रिस्क नहीं लेना है, अच्छा रिस्क लेना है जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स भी बढ़ के मिला है। तो पर यूनिट रिस्क कितना रिटर्न्स मिला ये चेक करता है शार्पे रेशियो। तो अगर शार्पे रेशियो हाई है तो दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद फंड मैनेजर एक्सपीरियंस भी हायर द बेटर, ज्यादा होना चाहिए। एग्जिट लोड लोअर द बेटर, राइट। या फिर इट्स
अगेन डिबेटेबल, अगर कम होगा तो लोग कभी भी इन्वेस्ट करेंगे, कभी भी निकाल के ले जाएंगे इन्वेस्टर्स, राइट। उसकी वजह से फंड मैनेजर को वो फंड्स मैनेज करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर पैसा बना के देने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन ऑब्वियसली एग्जिट लोड कम होगा तो अच्छी बात है, राइट। एक्सपेंस रेशियो, अगेन लोअर द बेटर। एक्सपेंसेस अगर कम होंगे तो इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस बेटर होगा, राइट। तो ये होते हैं काफी सारे रिस्क पैरामीटर्स जो देख सकते हैं। सिर्फ रिटर्न्स अगर देखेंगे तो आपको एक म्यूचुअल फंड का सही मायने में हिस्ट्री पता नहीं चलेगी। तो ये भी काफी सारे अलग अलग चीजें होती है जिनको हम देख सकते हैं, जिससे हमको फंड के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में और अच्छा डिसीजन करने को हेल्प मिलेगी। ये सब हम इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ये दो बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं वेल्थ क्रिएशन में, दैट इज इन्फ्लेशन एंड श्रिंकफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? या तो जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो उसका प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपके पैसे का वैल्यू गिर जाता है। तो अगले साल आप 100 रुपए से वही चीज नहीं खरीद पाओगे, या फिर आपको 110 रुपए देना पड़ेगा उसके लिए, राइट। दैट इज इन्फ्लेशन। दूसरा है श्रिंकफ्लेशन, जहां पे कंपनीज को पता चल गया है कि अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट का पैसा बढ़ा दिया तो उनका सेल्स कम हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने प्राइस सेम रखा है लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। इससे क्वांटिटी का इन्फ्लेशन आता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज श्रिंकफ्लेशन। क्वांटिटी कम कर दिया, पैसा सेम रखा, तो 30 रुपए में आपको अगर 200 ग्राम मिल रहे थे, इस बार 30 रुपए में सिर्फ 180 ग्राम मिलेंगे, राइट। दैट इज श्रिंकफ्लेशन। ये दोनों ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके वेल्थ क्रिएशन के गोल में बहुत बड़ी बाधा बन के आते हैं, राइट। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमको रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोचना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड्स या फिर ऐसे और भी हाई रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 6% है और अगर आपको एक प्रोडक्ट ने 7% रिटर्न दिया है, तो 7 - 6, 1% इज योर रियल रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो इन्फ्लेशन की वजह से वापस आपकी जेब से जा रहा है, सिर्फ आपके पास 1% बच रहा है। सो इफ यू हैव अ हायर रियल रेट ऑफ रिटर्न तो आप ज्यादा जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ये सब बोलते हुए एसेट एलोकेशन को नहीं भूलना चाहिए। एसेट एलोकेशन क्या होता है? अगर मैं आपको दिन में 4 बार गुलाब जामुन खाने को दूं, अगले 30 दिनों के लिए, अगले पूरे 1 साल के लिए, अगले 10 सालों के लिए, हर दिन दिन में 4 बार गुलाब जामुन, आपको भी पसंद नहीं आएगा, मुझे भी पसंद नहीं आएगा, उससे पहले तो डायबिटीज हो जाए, राइट। इसीलिए सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का डेंजर यही है, उसमें रिस्क भी होता है। इसीलिए अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और हर एक चीज का फ्लेवर लेने की भी जरूरत है। तो थोड़ा सा आप इक्विटी में भी डाल सकते हैं, थोड़ा डेट में भी डाल सकते हैं, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा रियल एस्टेट। इससे आप डाइवर्सिफाइड रहोगे अक्रॉस एसेट क्लासेस, और आपको रिटर्न्स भी बनते रहेंगे। तो ये जो एसेट एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसे करना चाहिए, राइट। एक तो हमारे पास एसेट क्लास बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन है, इक्विटी, डेट, कैश, रियल एस्टेट, कमोडिटी, करेंसी, एंटीक आर्ट्स, उसमें सब इन्वेस्ट कर सकते हो आप। मार्केट कैप बेस्ड, दैट इज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज लोकल और ऑफशोर। ओके। अब क्या क्या सोचना चाहिए ये इन्वेस्टमेंट्स या फिर ये एसेट एलोकेशन करने से पहले, राइट। एक तो आपको देखना चाहिए सेफ्टी, कि ये प्रोडक्ट कितना सेफ है। ओके। तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये प्रोडक्ट उतना सेफ है या नहीं। और देखना चाहिए टिकट साइज, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट। तो अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना है, बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको खरीद नहीं पाओगे, राइट। तो वैसे ही अगर आपके पास 500 रुपए है तो आप म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाओगे, लेकिन वहां पे सेफ्टी का कंसर्न आ जाएगा।
ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। उसी के साथ साथ रिटर्न, अगर आपको सेफ्टी के हिसाब से आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया तो वहां पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सेफ्टी को बाजू में रख के आपने डेरिवेटिव्स या क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सेफ्टी बिल्कुल नहीं रहेगी। राइट। कन्वीनियंस, या तो आप 10 जगह जाके 10 जगह पे साइन करके फॉर्म्स भर करके वहां पे जाके दे के यू विल इन्वेस्ट समवेयर, और आप दो टैप करके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड सब कुछ बाय कर सकते हो फिजिकल फिजिकल डिलीवरी लेने के बजाय। राइट। तो कन्वीनियंस के बारे में सोचने की जरूरत है। एबिलिटी, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करने से हमारा लाइफ जैसा है वैसा चलता रहेगा और आगे जाके बेहतर होगा। तो द एबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 10 सालों तक अगर मैं उसको छूऊंगा नहीं तो मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर मैं बीच में हर बार मुझे जरूरत पड़ने लगी, इफ आई एम नॉट एबल टू इन्वेस्ट नाउ, so then I will not reach my life goal. Finally, the important one is liquidity. रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करोगे, इट्स नॉट अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट एसेट। इमीडिएटली आपको वो पैसा रियलाइज नहीं होगा। अगर बाद में आपको कैश की जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली ये घर कोई खरीदने को रेडी नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे लिक्विडिटी है लेकिन वहां पे रिस्क है। एफडी में लिक्विडिटी है लेकिन रिटर्न नहीं है। सो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, लेकिन इन चीजों के बारे में सोचने की काफी जरूरत है। इसी के बेसिस पे आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। थोड़े थंब रूल्स हैं एसेट एलोकेशन के लिए। पहला है एज के हिसाब से। जो यंग होता है वो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, इसीलिए वो शेयर्स में ज्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शेयर्स का परसेंटेज कम होता जाएगा और प्रॉपर्टी, डेट जो थोड़ा बहुत सेफ है वहां पे बढ़ता जाएगा। जैसे ही रिटायर हो जाएंगे वहां पे रिस्क लेने का एबिलिटी बिल्कुल कम हो जाता है, इसीलिए शेयर्स में काफी कम या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में काफी कम परसेंटेज इन्वेस्ट होगा। प्रॉपर्टी में, बॉन्ड्स में, कैश में ज्यादा रखना पड़ेगा। राइट। तो ये हो गया एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन। जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिस्की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना कम एज होगा उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं 60 साल के उम्र में भी, उनको ऐसा लगता है कि मुझे पैसा मैंने गवा दिया तो भी चल जाए। वो एग्रेसिव लेवल के इन्वेस्टर्स हैं। जो 20 साल की उम्र में भी सोचते हैं कि नहीं, मुझे एफडी में 2% 3% मिलेगा तो भी मैं खुश हूं, मुझे मेरा पैसा नहीं गवाना, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं। और अक्रॉस द लाइन यू कैन सी, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछने से ये पता लग जाता है कि वो एग्रेसिव है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, मॉडरेटली एग्रेसिव है। ये कस्टमर का या फिर आपका माइंडसेट पता चले। ओके, सो एक इन्वेस्टर का माइंडसेट पता लगेगा ये क्वेश्चंस पूछने से, और उसी के हिसाब से वो अपना एसेट एलोकेशन चुन सकते हैं। फाइनली हमारे एंड से एक इन्वेस्टमेंट टिप, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड, डिपॉजिट, ईटीएफ, रियल एस्टेट, काफी सारे हैं अपॉर्चुनिटीज। बट डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे ना डालें। आप म्यूचुअल फंड्स का यूज करें, जिससे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप और भी अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके रखें, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। राइट। तो डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।